नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। नागालैंड में हालात सुधारने के लिए सत्ताधारी एनपीएफ ने उठाया बड़ा कदम। शिरोजले लिजियत्सु विधायक दल के नेता निर्वाचित, मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग की लेंगे जगह। विश्वास मत हासिल करने की तैयारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी विधानसभा में शनिवार को साबित करेंगे बहुमत। शशिकला के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा पनीर सेल्वम गुट। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन। रविवार को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान। प्रदेश में नामांकन का काम पूरा। एमडीआर चार्ज में भारी कटौती की तैयारी। आरबीआई का 20 लाख रुपए सालाना कारोबार तक 0.40% चार्ज का प्रस्ताव। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कदम। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आत्मघाती हमले में 75 से ज्यादा की मौत, 250 से ज्यादा जख्मी। आईएस ने ली जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने की हमले की कड़ी निंदा। और इस वक्त ताजा खबर नागालैंड से है, जहां शिरोजले लिजियात्सु नए मुख्यमंत्री होंगे। सरकार और प्रदर्शनकारी समूहों के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए एनपीएफ के विधायकों ने एक मत होकर उन्हें विधायक दल का नया नेता चुना है। 49 में से 42 विधायकों ने शिरोजले लिजियात्सु को समर्थन देने की बात कही है। वो मौजूदा मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग की जगह लेंगे, जिन्हें निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने के फैसले पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन कर रहे आदिवासी संगठन लगातार जेलियांग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ताजा खबर नागालैंड से है, जहां शिरोजले लिजियात्सु नागालैंड के नए मुख्यमंत्री होंगे और एनपीएफ के विधायकों ने एक मत होकर उन्हें विधायक दल का नेता चुना है। और राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। एनपीएफ विधायक दल ने उन्हें अपना नया नेता चुना है। लगातार आंदोलन कर रहे आदिवासी संगठन जेलियांग के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसके बाद अब टीआर जेलियांग की जगह शिरोजले लिजियात्सु अब नए मुख्यमंत्री होंगे। 49 में से 42 विधायकों ने उन्हें समर्थन देने की बात कही है। निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने के फैसले पर लगातार नागालैंड में विरोध होता रहा है, जिसने हिंसक रूप भी लिया। इसके बाद अब नए मुख्यमंत्री शिरोजले लिजियात्सु। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी कल विश्वास मत साबित करेंगे। लगातार 10 दिन के राजनीतिक संकट के बाद पलनीसामी ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पलनीसामी ने 134 में से 124 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने कहा कि अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला और उनके परिवार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पनीर सेल्वम ने कहा कि वो एक परिवार के हाथों में पार्टी और सरकार की कमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता का मौजूदा हालात से जनता को अवगत कराने के लिए रैलियां करने की भी बात कही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी शनिवार को विश्वास मत हासिल करने की तैयारी में हैं। उन्होंने कल विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात कही है। गुरुवार को उन्होंने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल विद्यासागर राव ने ई पलनीसामी के साथ 30 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई दलों के नेताओं ने ई पलनीसामी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद कल बधाइयां दी। अन्ना द्रमुक नेता ई पलनीसामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 30 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को तरजीह दी गई है। எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை उरियवार निर्वेत्र। इससे पहले गुरुवार दोपहर
पलनीसामी राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राज्यपाल ने पलनीसामी को सरकार बनाने का न्योता दिया। पलनीसामी को 15 दिन में बहुमत साबित करना है। पलनीसामी के मुख्यमंत्री बनते ही शशिकला गुट के समर्थक जश्न मनाने लगे। Our Honorable Amma's rule will continue and the welfare measures taken by Honorable Amma will be carried out effectively. 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में एआईडीएमके के 134 विधायक हैं। पलनीसामी ने 124 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। ये विधायक पिछले 7 दिन से चेन्नई के पास एक रिसोर्ट में रह रहे थे। Therefore, whatever Palaniswamy cannot succeed in misleading the people. The people of Tamil are united. They know very well, and also MLAs are united. Now our government is going to get whatever Amma left, that is, we are going to proceed on that. All welfare programs, we are going to implement that. पेशे से किसान पलनीसामी 1980 में राजनीति में आए। वो शुरू से ही जयललिता के समर्थक रहे। वो पहली बार 1989 में सेलम जिले की एडापड़ी सीट से विधायक बने। 2006 में वो चुनाव हार गए, लेकिन 2011 में उन्होंने जीत के साथ वापसी की। जयललिता के मंत्रिमंडल में वो तीसरे नंबर के मंत्री थे। उनके पास लोक निर्माण जैसा अहम विभाग था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम का गुट कल चुनाव आयोग पहुंचा। पनीरसेल्वम ने कहा कि एक परिवार के खिलाफ उनका धर्म युद्ध जारी रहेगा। इस बीच डीएमके ने भी विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। तमिलनाडु की सत्ता हाथ से जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वो अन्नाद्रमुक को किसी परिवार के हाथ में जाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி தடுத்து நிறுத்துவோம்। उधर पनीरसेल्वम गुट के नेताओं ने गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। इन नेताओं ने शशिकला को महासचिव और टीटीवी दिनाकरन को उप महासचिव बनाने के फैसले को अवैध बताया। साथ ही शशिकला गुट को पार्टी चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करने की मांग की। विपक्षी डीएमके ने मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त देने पर आपत्ति जताई है। Given 15 days to prove his majority, which means he is not convinced with the majority. But why 15 days is the question? Because so far there was a debate on this. He can give 1 week is enough for that. 124 में से 8 ही लोग अलग होकर पनीरसेल्वम के यहाँ गए तो वो सरकार गिरी। पनीरसामी की क्या सरकार गिरी? तो ये छोटे से बहुमत रखकर क्या सरकार बना पाएंगे? तमिलनाडु में करीब 10 दिन से राजनीतिक संकट चल रहा था। 5 फरवरी को वीके शशिकला को अन्नाद्रमुक विधायक दल का नेता चुना गया था। 7 फरवरी को ओ पनीरसेल्वम ने दबाव में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का आरोप लगाया था। बीते मंगलवार को राजनीतिक संकट में नया मोड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को सजा सुना दी। इसके बाद पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक विधायक दल का नेता चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगी। ये उनकी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। विस्तार के साथ फेरबदल की संभावना भी है। गठबंधन के मुताबिक पीडीपी के मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री होंगे, वहीं सहयोगी दल बीजेपी के 11 मंत्री होंगे। मौजूदा सरकार में पीडीपी के 12 मंत्री ही हैं और बीजेपी के 11 मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और शोपियां जिला प्रशासन ने लोगों को मुठभेड़ वाली जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। प्रशासन ने इन जिलों में 3 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। ये फैसला सेना प्रमुख बिपिन रावत के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान बाधा डालने वाले पर सख्ती की बात कही थी। शोपियां जिला प्रशासन के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान लोगों को नुकसान से बचाने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की आवाजाही जारी रहेगी। हाल ही में इन इलाकों में मुठभेड़ के दौरान लोगों की जमा हो गए थे, जिनमें कुछ लोगों ने पथराव भी किया था। और अब कुछ खबरें चुनाव से जुड़ी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जिन 12 जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा,
कन्नौज और औरैया शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल और प्रियंका रायबरेली में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की ये पहली चुनावी रैली होगी। साथ ही राहुल गांधी फतेहपुर जिले के हाथगांव में रैली करेंगे। रायबरेली में चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रचार और तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कई जगह चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव लखनऊ में 2 और बाराबंकी में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरे दौर के लिए 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कल नामांकन का काम पूरा हो गया। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। 7वें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे और पूरे प्रदेश में मतगणना 11 मार्च को की जाएगी। वहीं मणिपुर में भी दूसरे और अंतिम दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कल नामांकन का काम पूरा हो गया। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। मणिपुर में दूसरे दौर में 22 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम दौर के लिए नामांकन पत्र भरने का काम कल पूरा हो गया। इस बीच तीसरे और चौथे दौर के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल उन्होंने हरदोई और बाराबंकी में रैली करके विरोधी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार के काम के दावे पर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हरदोई और बाराबंकी में रैली की। नरेंद्र मोदी ने खराब कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला। अखिलेश के काम और विकास के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में जो भी ऊपर उठने की कोशिश करता है उसे साल भर के भीतर कुचल दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने खुद को यूपी का गोद लिया बेटा बताया। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, इस पर कभी सोचा नहीं गया। बाराबंकी की रैली में प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकती है। उन्होंने विरोधी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बगैर यूपी के विकास के देश का सही विकास संभव नहीं। उत्तर प्रदेश के हर कोने में एक भयंकर नफरत का माहौल नजर आ रहा है। तो जरा समय निकाल करके सोचिए कि 5 साल में ऐसा क्या किया आपने कि उत्तर प्रदेश में आपके प्रति इतनी नफरत पैदा हुई है। जरा हिसाब लगाइए। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी सरकार पर किसानों और गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी का फैसला किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में रैली करके केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए किसानों के कर्ज माफी की मांग की। नोटबंदी और काले धन समेत कई मुद्दों पर उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना की। सीतापुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कर्ज माफी के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे तो कर्ज माफ कर सकते हैं। आपके पास दिल्ली में सरकार है, आप अभी कर लीजिए। चुनाव के लिए आप क्यों रुके हैं? अगर आपको करना ही है, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, जाइए कैबिनेट मीटिंग करिए, पूरे हिंदुस्तान का कर्जा माफ कर दीजिए, किसानों को फायदा हो जाएगा। इधर लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारा गठबंधन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी।
हमने जीतना है या वहां उन्होंने जीतना, तीसरी और चौथी पार्टी का वहां वजूद नहीं है या जीतने का कोई चांस नहीं। तो वैसी सीट में अगर वो लड़के हम जीते या वो जीते, बात तो एक ही हो गई, अलायंस का ही कैंडिडेट आ गया। उत्तर प्रदेश में 2 दौर के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां तीसरे दौर के मतदान में अपने पक्ष में हवा बनाने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी, इटावा समेत 3 जिलों में रैलियां की। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में उन्होंने पार्टी के भीतर चली उठापटक पर सफाई दी। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। मैनपुरी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुनने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अखिलेश यादव के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही। वहीं उन्होंने पार्टी के अंदरूनी खींचतान का जिक्र करते हुए इस पर सफाई दी कि ये राजनीति का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा नीचा है और चलते चलते कब खाई आ जाए पता ही नहीं लगता। इसलिए कम से कम कुछ लोगों ने हमें भी राजनीति में परीक्षा लेने की काम किया। बहुत परीक्षा ली उन्होंने हमारी, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। वो समय और परिस्थितियां थी जिसकी वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ही पार्टी के नेता हैं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने अपने गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता और मंत्री विजय मिश्रा गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। विजय मिश्रा विभाग बदलने और टिकट न मिलने से नाराज हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने विजय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और नारद राय के बाद विजय पूर्वांचल के तीसरे नेता हैं जो सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोधी दलों के रवैयों की निंदा की। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बेअसर बताते हुए राज्य में बीएसपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों पर बीएसपी को लेकर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। बीजेपी के लोकसभा चुनावी वायदों की तरह इस बार विधानसभा के आम चुनाव में भी इनके किए जा रहे वायदों के बहकावे में भी आने वाले नहीं हैं और न ही इनकी किसी भी गलत बयानबाजी के बहकावे में आने वाले हैं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भविष्य में सावधानी बरतने को कहा है। आयोग ने उन्हें चुनाव आचार संहिता का पालन करने के लिए भी कहा है। आयोग ने कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता का ख्याल रखें। मनोहर पर्रिकर पर आरोप था कि उन्होंने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से कहा था कि दूसरे पार्टियों से रिश्वत लेने पर वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही देने की बात कही थी। कुछ और अहम खबरें। 3 तलाक, निकाह, हलाला और बहु विवाद से जुड़े मुद्दों की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ बनाई जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कल कहा कि ये सभी मसले काफी महत्वपूर्ण हैं और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने कल कहा कि इस मामले में कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई होगी। 30 मार्च को मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे। कोर्ट ने संबंधित पक्षों की ओर से तैयार मुद्दों को रिकॉर्ड में लेते हुए कहा कि सभी पक्षों को एक एक शब्द पर गौर किया जाएगा। इसके साथ ही सभी पक्षों से अपने अपने मुद्दे लिखित में देने के लिए कहा गया है। 11 मई से इस मामले में नियमित सुनवाई की जाएगी। संविधान पीठ बनने पर इन मसलों से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई वहीं होगी। बारह साल पहले दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में अदालत ने कल फैसला सुनाया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया जबकि 2 को बरी कर दिया है। तारिक अहमद डार को इन ब्लास्ट में फंडिंग का आरोपी मानते हुए सजा सुनाई गई है। अक्टूबर 2005 को धनतेरस के मौके पर दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में 67 लोगों की जान चली गई थी जबकि 225 लोग जख्मी हुए थे। ये धमाके सरोजनी नगर मार्केट, पहाड़गंज और कालकाजी में हुए थे।
कोर्ट ने तीन अक्यूज थे कोर्ट के सामने, 2 अक्यूज को बिल्कुल ही एक्विट कर दिया सब ऑफेंसेस में, और तारिक अहमद दर को सेक्शन 38, 39 यूएपीए में कन्विक्ट किया है, जिसका सेक्शन 38, 39 एसोसिएशन विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उसके लिए एक्विटल किया है। जहां तक बम ब्लास्ट का सवाल है वो सबको एक्विट कर दिया है, और इन्होंने 11 से ज्यादा साल कोर्ट में कस्टडी में ऑलरेडी काट लिए हैं। तो जिनका कन्विक्शन भी हुआ है तारिक अहमद दर का, उनको भी ऑलरेडी अंडरगॉन में छोड़ दिया। मानव संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पर गहरी चिंता जताई है। बीते संसदीय सत्र में पेश समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज कई बार जानबूझकर भर्तियों को अटकाए रहते हैं। समिति का मानना है कि तकनीकी संस्थानों से निकले युवाओं में हुनर की कमी भी बड़ी चिंता की बात है। स्थायी समिति ने देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट पर चिंता जताई है। समिति ने इसके पीछे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की कमी को बड़ी वजह माना है। समिति ने सुझाया है कि पद खाली होने से पहले ही उसे भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार के स्तर पर इसके बारे में कोई ठोस विचार होकर, ताकि एक 10%, 15% माना जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी अभाव में और एक गुणवत्ता की शिक्षा का अपेक्षा करना गलत है। समिति ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की गुणवत्ता और उनकी क्षमता जांचने के लिए ठोस व्यवस्था की जरूरत है और नियमित अंतराल पर शिक्षकों का परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। समिति ने आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए रेटिंग जैसी व्यवस्था भी अपनाए जाने की सिफारिश की है। लंबे पढ़कर खाली डिग्री लेके बैठे हैं बड़ी संख्या में, जिनको स्किल नहीं है। अब सरकार स्किल 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 बोल रही है, तो केवल डिग्री से नहीं होता है। जीवन का जो शिक्षा होती है, दुर्भाग्य से हमारा देश में उसको साथ में जोड़कर नहीं हो रहा है। इसके कारण पढ़ लिख कर भी कई लोग बेरोजगार, अपने पैर पर खड़े होने लायक नहीं हो रहे हैं। समिति के समक्ष पेश यूजीसी के आंकड़े में कहा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 16,699 स्वीकृत पदों में से 5,925 पद खाली पड़े हैं। प्रोफेसर के लिए स्वीकृत 2,383 पदों में से 1,283 पद खाली है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के 2,183 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,459 पद खाली है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर में भारी कटौती का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के मुताबिक 20 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी अस्पतालों जैसे स्पेशल मर्चेंट्स के लिए एमडीआर की दर कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.40% होगी। एमडीआर चार्ज डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर वसूल किया जाता है। पहले 2,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 0.75% और इससे ज्यादा के भुगतान पर 1% एमडीआर लगता था। आरबीआई के ड्राफ्ट के मुताबिक नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इकतीस मार्च से डाकघरों में भी पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं दी जाएंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि आने वाले कुछ दिनों में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करना शुरू कर देंगे। पहले चरण में राजस्थान के कोटा, जैसलमेर और बीकानेर समेत 5 शहरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। विदेश मंत्री ने बताया कि जल्द इन केंद्रों की सूची विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली जाएगी। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में खबर पाकिस्तान से, जहां के सिंध प्रांत में हुए आतंकी संगठन आईएस के आत्मघाती हमले में 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह धमाका सहवान इलाके की मशहूर लाल शाहबाज कलंदर दरगाह में हुआ। पुलिस के मुताबिक हमले को सूफी रस्म धमाल के दौरान अंजाम दिया गया। धमाके के वक्त दरगाह में सैकड़ों जायरीन मौजूद थे। हालात के मद्देनजर इलाके के सभी अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए लोगों से एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की है। पाकिस्तान में 1 हफ्ते के भीतर ये 5वां आतंकी हमला है। पिछले साल नवंबर में भी बलूचिस्तान प्रांत में एक मशहूर सूफी दरगाह में धमाका हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारत और चीन के बीच पहली सामरिक वार्ता 22 फरवरी को होगी। भारत की तरफ से विदेश सचिव एस जयशंकर,
इस वार्ता का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी हितों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने दी। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की रवांडा और युगांडा के विदेश दौरों की भी जानकारी दी। उपराष्ट्रपति 2 देशों की यात्रा पर 19 फरवरी को रवाना होंगे। China and India will hold the first meeting of the India-China Strategic Dialogue, co-chaired by Foreign Secretary Jaishankar and the Executive Vice Foreign Minister of China on 22nd February 2017 in Beijing. This dialogue mechanism was agreed to during Foreign Minister Wang Yi's visit to India in August 2016. The two sides are expected to discuss all issues of mutual interest in the bilateral, regional and international domain. और आखिर में हेडलाइंस। नागालैंड में हालात सुधारने के लिए सत्ताधारी एनपीएफ ने उठाया बड़ा कदम। शोजोजले लिजित्सु विधायक दल के नेता निर्वाचित। मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग की लेंगी जगह। विश्वास मत हासिल करने की तैयारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी। विधानसभा में शनिवार को साबित करेंगे बहुमत। शशिकला के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा पनीरसेल्वम गुट। यूपी में तीसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन। रविवार को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान। प्रदेश में नामांकन का काम पूरा। एमडीआर चार्ज में भारी कटौती की तैयारी। आरबीआई का 20 लाख रुपए सालाना कारोबार तक 0.40% चार्ज का प्रस्ताव। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कदम। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आत्मघाती हमले में 75 से ज्यादा की मौत, 250 से ज्यादा जख्मी। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने की कड़ी निंदा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मैं भी भारत। नमस्कार।